एक नया दिन और एक नई शुरुआत। आज फिर अपनी प्यारी आंटियों के लिए दोपहर का एक बढ़िया कहानी का इंतज़ाम करके लेकर के आई हूँ। घर में 4 बर्तन हो तो वो खड़कते ही हैं, आम बात हो गई है। पर घरेलू कहानियों में जो एक कहानी और किस्सा अक्सर देखने को मिलता है, वो होता है एक ससुराल जिसमें 2 भाई हैं। एक बड़ा भाई और छोटा भाई जिनके बीच में 5 से 6 साल का फ़र्क है, लेकिन उससे बड़ा फ़र्क दोनों की बहुओं में सास ससुर द्वारा किया जाता है, नंदों द्वारा किया जाता है। अक्सर देखने को मिलता है जो घर की बड़ी बहू है वो बहुत ही ज़्यादा दबाई जाती है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि एक बड़ी बहू और छोटी बहू के लिए घर के नियम एकदम बदल दिए जाते हैं। सास ससुर भी वही हैं, घर का माहौल भी वही है, पर छोटी बहू के आते ही बड़ी बहू का सिलेबस एकदम चेंज कर दिया जाता है। बड़ी बहू द्वारा अपने सास ससुर और पति द्वारा दबाए जाने पर अपनी ज़िंदगी के शुरुआती कीमती कई साल ऐसे ही बर्बाद करने के बाद जैसी छोटी बहू आती है और आते ही वो अपनी ज़िंदगी के हर एक पल और हर एक सुकून के पल अपनी मर्जी से करना शुरू कर देती है, जहाँ पे सास ससुर पति किसी की भी रोक टोक नहीं होती। यहाँ तक कि आपका पति भी बदलाव के लिए बड़ा फोर्स करना शुरू कर देता है, तब आपको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ धोखा हुआ है। आज ऐसी ही एक कहानी जो बड़ी बहू और छोटी बहू की एक ही घर में एक ही परिवार के अंदर शादी में इतना बड़ा ऊपर नीचे का भेदभाव, उसकी कहानी आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। पर कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक विनती है कि अभी तक मुझे सिर्फ 2 ही बहनों की कहानी आई है। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा किस्सा जो आपके दिल को कचोड़ रहा है, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया करके आप मेरे साथ शेयर करें और अपना मन भी हल्का करें। घर के बड़े बेटे की शादी अक्सर आप देखिएगा बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती है। उस वक्त सास ससुर भी जवान होते हैं जिनके हाथ पैर अच्छी तरीके से चल रहे होते हैं। देवर और नंदे भले ही छोटे होते हैं, उस वक्त आपकी बड़ी बहू को इस तरीके से घर को समझाया या दिखाया जाता है कि घर का बेटा हमारा राम है और तुझे भी ऐसे ही लग के हमारी सेवा करनी है। शादी के तुरंत बाद बड़े बेटे को भी एकदम जिम्मेदारियों में इस तरीके से लगा दिया जाता है कि वो अपनी पत्नी को किसी भी तरीके की छूट ना दे, और उसे इस हद तक ट्रेंड कर दिया जाता है कि अगर शादी के बाद अगर हम तेरी पत्नी को कुछ भी कहते हैं तो तू बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि हमने भी अपनी पूरी ज़िंदगी अपने सास ससुर की सुनी है, उनके अत्याचार सहे हैं, अब तुम लोग करोगे। पर कहानी कहाँ बदलती है ये मैं आपको बताती हूँ। पहली बहू गृह प्रवेश के नाम पर और पहली बार मीठा बनाने के नाम पर जो उसको पहले से ही चूल्हा चौका उसके हाथ में धर दिया गया था, उस वक्त उसकी सास की उम्र कितनी रही होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल। क्या 55 साल में क्या औरतों का हाथ पैर चलना बंद हो जाता है? पर एक 22-23 साल की जवान लड़की को पूरी तरीके से घर गृहस्थी में झोंक दिया गया। पति भी पति बनने से पहले घर का बड़ा बेटा और घर का बड़ा भाई अचानक से बन गया। जिन आंटी की मैं कहानी आपको सुना रही हूँ आज, उन्होंने भी अपनी छोटी उम्र से ही अपने परिवार को अपनी तरीके से मानना शुरू कर दिया था। अपने परिवार की तरह ही वो अपने सास ससुर की, अपने देवर देवरानी की, छोटे भाई बहन और माता पिता की तरह ही सेवा करती थी। ये वो अपनी मर्जी से करती थी। हाँ, लेकिन इस चीज़ को वो लोग इस तरीके से लेते थे कि देखो हमने अपनी पकड़ किस तरीके से अपनी बहू के ऊपर कर ली है। वही पति भी बहुत चौड़ होकर घूमता था। बड़ी ही एक सामान्य सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक घर परिवार में जहाँ पर 7-8 लोगों की रोटी बनानी है, एक छोटा सा किचन है जहाँ पे पूरा दिन आपको खाना पीना, आने जाने वालों की चाय पानी सब कुछ करना है। वहाँ पर अपना रोब जताने के लिए सबसे पहले सास ससुर का वार होता है कि हमारे घर की सभ्यता है कि औरत साड़ी और घूंघट में ही रहे। आंटी ने अपनी शादी के कई साल साड़ी और घूंघट में इस तरीके से निकाल दिए कि घूंघट के अंदर और साड़ी के अंदर उनकी इन्फेक्शन, उनका शरीर में दाने होना, फोड़े होना, घमोरियाँ होना, जांघों के बीच का हिस्सा कट जाना, गर्दन के पीछे खुजली होना और पूरे शरीर को का तापमान के साथ वो कई सालों तक, 6 सालों तक, जब तक दूसरी बहू नहीं आई, वो करती रहीं। आप में से कितनी ही औरतें सचमुच में ऐसी होंगी जिन्होंने बिना किसी के कहे अपने देवर को अपने पहले बच्चे से भी ज़्यादा प्यार और दुलार किया है, उनका ख्याल बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखा है। माँ से ज़्यादा भाभी बच्चों की माँ बन जाती होगी। लेकिन इतना ही नहीं,
घर के पास रहने वाली नंदे हर दूसरे दिन माँ बाप के पास भागे चली आती हैं और वो भी अपनी भाभीयों की ज़िंदगियों में टोना टोटका शुरू कर देती हैं। अच्छा, ये पहनाया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, जैसे कि हर चीज़ उनसे पूछ के की जाए। घंटों घंटों भर भर करके नंद अपनी माँ से अपनी सास की बुराई करती है, जबकि वो सलवार कमीज़ भी पहन रही होती है, जबकि वो घर का कोई काम नहीं कर रही होती, वो नौकरी भी कर रही होती है, उसके ससुराल से वो जिद से सारे काम भी करवा रही होती है, लेकिन वहाँ पर उसके परिवार की, ससुराल की बुराई और मेरी बुराई यानी कि बहू की बुराई होती रहती है। अपने पति के सम्मान के लिए और उसकी सेहत के लिए घर वालों के सामने दबकर उनकी हर इच्छाओं को पूरा करने में जब एक औरत ये समझना शुरू कर देती है कि शायद यही एक घर गृहस्थी है, इसी को ही ससुराल और परिवार कहते हैं और अब मुझे आदत पड़ चुकी है, जब तक वो ये सोच के अपना मन मना लेती है तभी उसकी ज़िंदगी में एक झटका आता है। वो होता है छोटी बहू का, जब देवरानी उसके घर आती है और तब वो देखती है कि अचानक से उसके रूढ़िवादी सास ससुर मॉडर्न बन चुके हैं और उसका पति भी बहुत बहुत मॉडर्न हो चुका है। अक्सर आप एक चीज़ देखना, बड़े भाई से ज़्यादा छोटा भाई ज़्यादा लोमड़ी दिमाग होता है और बड़ा ही हंसी ठिठोली के नाम पर वो घर वालों को कई बार बेवकूफ़ बनाता है। छोटे बेटे को अपना हथियार बना करके बड़े बेटे के सामने अक्सर सास कुछ ऐसी गलतियां कर जाती है कि बाद में वही उसको भारी पड़ती है। ऐसा क्या होता है कि देरानी के आते ही सास बदल जाती है? मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। ये कहानी नहीं है, ये अंदर की ऐसी बातें हैं जो बोल करके नहीं, हरकतों के द्वारा पकड़ी जाती हैं और वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में। बड़े बहू और बेटे को ज़्यादा लाड ना दिखे या हम उन्हीं पे ही निर्भर हैं, ये जताने के लिए अक्सर सास ससुर छोटे बेटे को बड़े बेटे की शादी के बाद ज़्यादा जानबूझ के दिखावे वाला लाड करना शुरू कर देते हैं। अपने बेटे को ये जताने की कोशिश करते हैं कि अगर तू बीवी को लेके चला भी गया या हमारे सामने तूने अपनी बीवी की बातें रखनी शुरू भी कर दी तो हमारे पास एक और हमारा स्टेपनी या सप्लीमेंट है, छोटा बेटा है, तो हम तेरे पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं है। इन हरकतों से वो बड़े बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल किया करते हैं। पर यहाँ सास ससुर के द्वारा एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ओवर लाड प्यार में वो ये भूल जाते हैं कि आप ही के संस्कार तो आपके बच्चों के अंदर आते हैं। जब वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते हैं अपने बेटे बहू के खिलाफ, उस वक्त तो वो ज़्यादातर नंद या देवर को अपने साथ मिला करके अपने दिमाग के चक्कर से उन सबको अपना एक विटनेस बना देते हैं। विटनेस से यहाँ मेरा मतलब है कि जब सास अपनी कोई कॉन्स्पिरेसी में अपनी बहू को फंसाने की कोशिश कर रही होती है तो वो अक्सर अपने छोटे बेटे के अंधे प्यार में उसको मिला करके अपनी मानसिकता वो बेटे के सामने रख देती है। अपनी बड़ी बहू को परेशान करने के लिए और भाई तक ये बात ना पहुंचने के लिए जब वो छोटे बेटे को अपना कर्मचारी बना लेती है और अपने दिमाग का कहाँ तक पहुँच है, किस हद तक वो गंदा सोच सकती है या बुरा कर सकती है, जब वो अपने ही बेटे को उस चीज़ का गवाह बना लेती है, वही बेटा शादी के बाद अपनी माँ को जानने लग जाता है, बहू के साथ कैसी है वो जानने लग जाता है। सास ससुर की नस्ल से ही निकला हुआ छोटा बेटा उन्हीं की आदतों को इस हद तक अडॉप्ट कर लेता है कि वो देखता है कि माँ भाभी के साथ बुरा कर रही है, जिसका उसे पैसा मिल रहा है, वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे नोटिस करना शुरू कर देता है। अब उसको ये चीज़ समझ में आती है कि जब उसकी पत्नी आ जाती है तो पत्नी के आने के बाद वो अपने भाई की तरह एक लाचार और बेबस ज़िंदगी बिल्कुल नहीं जीना चाहता, क्योंकि उसको पैसे की लत लग चुकी होती है, आज़ादी की लत लग चुकी होती है। तो अब वो माँ के खिलाफ आसानी से खड़ा हो सकता है और उसे अपने भाई की तरह गधा मजदूरी वाली ज़िंदगी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और क्योंकि सास को भी पता होता है कि इस लड़के को अपना जासूस बना करके हमने अपने सारे दिमाग की गंदगी इस हद तक पहुंचा चुके हैं, इस तक ये सोच करके कि हमारे भरोसे का निकलेगा, पर नहीं, वो आते ही नई बीवी और उसकी नई समझदारी के साथ नयापन महसूस करने के लिए अपने घर वालों को सबसे पहले लात मारता है। अक्सर जो मैं इस कहानी का जो मैं सार्थक आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बड़े बेटे और छोटे बेटे की बहू में ज़मीन आसमान का अंतर होने के पीछे की वजह सिर्फ इतनी होती है जिसे हम कहते हैं कि अपने ही कारनामों का कत्था चिट्टा कहीं अपना ही बेटा बड़ी बेटे और बहू के सामने ना खोल दे। पैसे तो दिए हैं हमने इसको, पर
भरोसा, जब तुम अपने बड़े बेटे के भरोसे के लायक नहीं बने तो आपका छोटा बेटा आपके भरोसे के लायक कैसे बनेगा। ये बूढ़े माँ बाप जो अपने 50 की उम्र में खुद को बूढ़ा समझ करके पूरी जिम्मेदारी एक जवान बहू की ज़िंदगी में ऐसी ऐसी झोंक देते हैं, उसकी ज़िंदगी को मार डालते हैं, ये बार बार कह करके कि हमने भी तो किया है। चलते फिरते हाथ बुढ़ापे में बहुत अच्छे रहते हैं और 50-55 की उम्र कोई बुढ़ापे की नहीं होती। ये बूढ़े लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कुछ परिवार के कि जब वो बड़ी बहू को परेशान कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने बेटे की ज़रूरतों को भी मार रहे होते हैं, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी में इतने कलेश पड़ चुके होते हैं कि वो खुशी के 2 पल चैन से नहीं बिता पाते। अब आपको आगे की मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ मैं। बेटे को, छोटे बेटे को उसको लाड प्यार में और अपने गंदे कामों में उसको अपने साथ मिला करके उसे लाड प्यार से, ताकि ये आगे कुछ ना बोले, उसमें इतना बिगाड़ दिया था कि छोटे बाबूजी पैसा लेकर के निकल पड़े थे लव मैरिज करने के लिए। लेकिन जहाँ माँ बाप घूंघट के बिल्कुल सपोर्ट में रहते थे, जहाँ पे माँ बाप की सोच ये थी कि औरतों की ज़िंदगी किचन से कमरा और कमरे से किचन, इसके ऊपर उनकी ज़बान नहीं चलनी चाहिए, उन्होंने छोटे बेटे को लव मैरिज की परमिशन क्यों दे दी? पता है क्यों दे दी? क्योंकि उनके इतने राज छोटे वाले बेटे के पास थे कि अब उनको छोटे बेटे से राज छुपाने के लिए उसकी हर नाजायज़ मनोकामना को पूरा करना अब उनकी मजबूरी बन चुका था। पर उसको भी वो पूरी शान से निभाना चाहते थे। छोटे बेटे के खिलाफ ना जाते हुए अचानक से वो दोनों मियाँ बीवी मॉडर्न बन गए। पहली बार ही छोटे बेटे और उसकी पत्नी से मिलने के बाद सास ससुर के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। अब वो जान चुके थे कि जिस हिसाब से हमारा बेटा उसके इर्द गिर्द घूम रहा था, लट्टू हो रहा था, ये हमारी बातों पे नहीं आने वाला। तो उन्होंने पार्टी ही उस तरीके से चेंज कर दी। शादी होने तक अपने बड़े बेटे बहू को वो दोनों हटी बुढ़े बुढ़िया अब तर्क वितर्क देने में लगे हुए थे अपनी बहू को कि वो अपनी छोटी बहू को किस हद तक और क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो पढ़ी लिखी तेरे से ज़्यादा है, तेरे से ज़्यादा पैसे वाली है, मॉडर्न समाज में उठती बैठती है, उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, हमारा बेटा दुखी रहेगा। ये सारी बातें बोल बोल करके वो छिन छिन करके अपने बहू का दिल बुरी तरीके से दुखा रहे थे। जब घर या घर वालों द्वारा बहू को धोखा दिया जाता है तो वो किसी की तरफ नहीं देखती, वो सबसे पहले अपने पति की आंखों में आंखें डाल करके बिना कुछ कहे सिर्फ एक सवाल पूछती है कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों? क्योंकि तुम्हारे कंधों पर, तुम्हारे दम पर मैं तुम्हारे पीछे यहाँ पे खड़ी थी, ये सोच करके कि तुम मेरे लिए थोड़ा सा तो लड़ोगे या मेरी आज़ादी के लिए थोड़ा सा तो बहस करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन गर्मी थी, बरसात थी, पीरियड्स थे, प्रेग्नेंट थी, मैं साड़ी में परेशान होती थी और मुझे घुट करके कमरे से किचन तक में ही रखा जाता था। कम से कम इतना तो मेरे लिए बोल दिया होता तो मेरी इतनी कुरकती नहीं होती, मैं इतनी दवाइयों में, इतनी परेशानियों में नहीं रहती। अपने माँ बाप के भी द्वारा दिए गए इस धोखे से बड़ा बेटा भी हताश रह जाता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अब देख रहा होता है कि कैसे छोटा भाई अपनी नई बीवी को कितना प्यार कर रहा है, कितना घुमा रहा है। रात रात भर वो लोग मूवी देख के आ रहे हैं, मम्मी पापा कुछ नहीं कह रहे। मैंने 6 साल में आज तक कभी अपनी पत्नी को बाहर ले जाकर शॉपिंग भी नहीं कराई। इस भेदभाव से दोनों पति पत्नी के विचारों को बिल्कुल ही तोड़ के रख दिया था, क्योंकि आंटी की पूरी उम्मीदें अपने पति से थी और पति को जब तक ये समझ में आया कि फ़र्ज़ और घर की जिम्मेदारी के नाम पर मुझसे मेरी पत्नी के लिए क्या क्या चीज़ें करवा दी गई, क्या क्या समय निकल गया, उस चीज़ को लेकर के बस वो पछतावा चुप्पी में ही रह जाता है। आते ही छोटी बहू ने अपना रवैया दिखाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसका पति पूरी तरीके से उसके हक में था और पल्लू में था। उसने आते ही पहले दिन रसोई में मीठा बनाने की रस्म को भी मना कर दिया, कहा मुझे नहीं आता। सास ने बड़े प्यार से कहा कोई नहीं बेटा, ये बड़ी बहू आपको सिखा देगी, पर उसने बगल में खड़ी रही लेकिन उसने हाथ नहीं चलाया, वो मीठा बड़ी बहू ने ही बनाया। जो चीज़ें होती जा रही थी वो बहू को अपना दिन याद दिला रही थी। बेटे ने माँ बाप से बिना पूछे हनीमून की महंगी टिकट बुक करवा ली थी शादी में आए लिफाफों से। जो पैसा आया था, जो पहली शादी में सास ससुर ने दबोच लिया था, वो छोटे बेटे की शादी में हाथ लगाने की हिम्मत तक नहीं हुई। शादी में मिले लिफाफों को, पैसे को इकट्ठा करके दोनों के दोनों हनीमून के लिए निकल गए और जाते समय ही बताया कि आज शाम को हम लोग निकल रहे हैं।
छोटे देवर देवरानी के हनीमून पे जाने के लिए बहू ने ही बड़ी बहू ने खाने पीने का इंतज़ाम, यहाँ तक कि उसके कपड़े, छोटी दरानी के कपड़े तक प्रेस किए। जो नंद बार बार हर दूसरे दिन मुंह उठा करके घर आ जाया करती थी, उसको आना छोटी बहू ने तुरंत बंद करवा दिया और सास ससुर कुछ नहीं बोल पाए। जैसे सास ससुर द्वारा बड़े बेटे से कराया जाता था कि वो ऑफिस से आने के बाद ड्राइंग रूम में कई देर तक माँ बाप के पास बैठा रहता था, बीवी के पास नहीं जाता था, छोटा बेटा बिल्कुल वैसा नहीं करता था। वो ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले अपने बेडरूम में जाता था और अपनी बीवी से मिलता था और शाम को खाने तक वो बाहर आता ही नहीं था। जब भी माँ कोशिश करती थी कि बेटा तू आ गया, आज मेरे ये दर्द था वो दर्द था, तो बेटा खुलते ही बोलता था, जो बड़ी बहू के साथ करा मेरे साथ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी पत्नी के सामने ही अपनी माँ की मजाक और खिल्लियाँ उड़ा देता था कि जैसे आपने बड़ी भाभी और बड़े भैया को बेवकूफ़ बनाया ना, हमें बनाने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा दिन घर में पड़े पड़े करते क्या हो, पड़ी रहती हो, इसलिए आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है। छोटा मोटा काम कर लोगी मम्मी तो आप ही की एक्सरसाइज हो जाएगी। ये सुन करके माँ के पूरी तरीके से घमंड ज़मीन पे आ चुका था। इतना ही नहीं, छोटा देवर तो अपनी बीवी के सामने ये तक कह देता था कि मेरी माँ की बातों में ज़्यादा मत आना, इनको ये सब चीज़ें करने की आदत है, इन्होंने बड़ी भाभी के साथ बहुत ये सब किया है। ये सब सुन करके तो छोटी वाली और ही चढ़ गई थी। छोटे बेटे और बहू के दम पे जब सास ससुर बहुत उछलते थे और अपनी बड़े बेटे और बहू के साथ बुरा करते थे, तब उन्हें ये नहीं पता था कि वक्त इतनी जल्दी और इतनी बड़ी पलटी मार लेगी। क्यों नहीं पता था? तुम्हारी तो औलादें थी वो। कई बार बड़े भाई जब अपनी छोटे भाई और उनकी पत्नी को किसी बात को लेकर डांट लगा दिया करते थे, तो उस वक्त देरानी जो उनसे काफ़ी छोटी थी, वो उनको झट से जवाब दे देती थी कि आप हमारे घर के मामले में मत बोलिए, हम भाभी की तरह बेवकूफ़ और आपकी बंधुआ मजदूर रही हैं। चार दीवारी के अंदर पति पत्नी को एक दूसरे के स्वभाव के बारे में पता होता है। बाहर भले ही 24 घंटे घूंघट में रहने वाली औरत चार दीवारी में कितनी हंसमुख और चुलबुली होती है, वो पति को ही पता होता है। पर इतने सालों में घर के इस बदलाव से तब उनकी पत्नी को इतना बुरा नहीं लगा था जितना बुरा छोटी बहू के आने के बाद लगा। बड़ी भाभी के चेहरे से एकदम हंसी खुशी और ग्लो ऐसे गायब हो गया था, क्योंकि सबसे बड़ा दुख का कारण उनका ये नहीं था कि उन्होंने इतने साल किचन में अपने आप को झोंक के रख दिया। उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनका पति कभी सामने नहीं आया, जो बहुत बेसिक सी खुशियाँ होती हैं, जो आपकी माँ भी अपने बाप से ढूंढती है। छोटी बहू की सारी मनमानियाँ अपने पति द्वारा पूरी करने पर भाभी की आंखों में एक मायूसी भरा रहता था, जो अपने पति की तरफ सिर्फ मायूसी से देखती थी और पति नज़रें झुका करके अपने कामों में लग जाता था। मज़ेदार तो तब होता था जब महीने महीने में अब जब नंद घर चली आती थी, तो उसके स्वागत के लिए छोटी नंद कभी भी अपने कमरे से तक बाहर नहीं आती थी। चाय पानी तो दूर से पूछने की बात है, ना वो उसको प्रणाम करती थी, ना ही उसको नमस्ते या हालचाल पूछने चली आती थी। उसका यही कहना था सीधे सीधे, अरे दीदी आप फिर आ गए क्या, फ़ोन पे ही हालचाल पूछ लेते। उसके सीधे सटीक तानों से दोनों माँ बेटी चुप और गुस्से में लाल हो जाती थी, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि बेटा उनकी ऐसी तैसी कर देता था। अब सास ससुर ने एक अलग कॉन्स्पिरेसी अपना ली थी। अब जब छोटे बेटा बहू को हाथ से निकलते हुए देखा और अब अपनी गलतियों का कोई खामियाजा ना ये कह करके ना भुगतना पड़ जाए कि अब बेटा बहू भी अपने पे आ जाए और हमारा बुढ़ापा बर्बाद हो जाए, तो अब उन्होंने बड़ी बहू की तारीफ करनी शुरू कर दी थी लोगों के बीच में, और अब उसको कहा था कि घूंघट मत लिया कर। जो सास पहले अपने छोटे बेटे और बेटी के साथ मिल करके बड़ी बहू के लिए खिलाफ बोला करती थी, खिलाफ काम किया करती थी, अब सास को ये लगा कि वो बड़ी बहू को अपने साथ मिला करके छोटी बहू के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करे। यहाँ बड़ी बहू ने चालाकी से या किस चीज़ से पता नहीं, लेकिन उसने एक बड़ा ही बेहतरीन काम किया। जैसे को तैसा सास ससुर ने ये प्लान बनाया कि छोटे बेटे बहू के कारण कई बड़े बेटा बहू जो है वो बिगड़ ना जाए, वो किसी फैसले में ना आ जाए, हमें छोटा बेटा बहू को घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उसकी बीवी की ज़बान बहुत चल रही है। लेकिन बड़ी बहू को ये बात जब समझ आई तो उसने ऐसी चालाकी दिखाई कि उसने अपनी बड़ी छोटी देवरानी और देवर को घर से जाने के लिए मना कर दिया।
देरानी ने आने के बाद जो भी किया हो, उसने बड़ी बहू के साथ ऐसा अभी तक कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया था, क्योंकि बड़ी भाभी घर के सारे काम निपटाती थी, 4-5 लोगों का खाना बनाती थी। एक तरीके से वो अपनी देरानी को कोई काम करने नहीं देती थी, तो देरानी को अपनी जेठानी से कोई दिक्कत नहीं थी। जेठानी ने इस वक्त एक अच्छा खासा वार चला, क्योंकि वो देख चुकी थी कि यही एक लड़की है जो इन सब लोगों के नाक में नकेल डालेगी। घर से दूर किराए पे मकान लेने की बात सुन करके छोटा देवर और देरानी भले ही खुश हो गए थे, लेकिन बहू ने यहाँ पे त्रुप का इक्का फेंका। घर के सब सास ससुर और नंदे सब खुश हो गए थे कि अब वो बड़े बेटे बहू के साथ आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे और अब उनकी बेटी भी आ पाएगी। पर बड़ी बहू ने बहुत तेज़ी और दिमाग से एक प्लान खेला। बड़ी बहू कामकाजी थी, मेहनती थी। एक एक्स्ट्रा के लिए खाना बनाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। जब ये बात उठी और देवर देवरानी तैयार हो गए, वो अपने देवर और देवरानी के पास गई। उसने अपनी देवरानी से इतना ही कहा कि नहीं, इस घर को छोड़ करके मत जाओ, मेरे पास बड़ा कमरा है, तुम मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। और तुम दोनों वैसे भी वर्किंग हो, तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारे प्रेस करने वाले कपड़े, तुम्हारे खाने पीने का, किस चीज़ का ख्याल कौन रखेगा? बाहर जितना तुम बाहर रहोगे उतने तुम्हारे खर्चे डबल हो जाएंगे। बड़ी बहू ने बड़ी चालाकी से छोटी बहू को ये कह कर के मना लिया कि अगर तू वहाँ अकेले रहने जाएगी तो बेटा किसी ना किसी तरीके से तेरा काम छुड़वा देगा और तुझे घर की आया बनना पड़ जाएगा। और बाहर की काम वालियाँ अच्छे से काम भी नहीं करती और पैसा भी बहुत ले लेती हैं। तुम लोगों के पास एक दूसरे का टाइम नहीं होगा। मैं घर में रहूँगी, तुम लोगों को घर का खाना मिलेगा, तुम जैसे रहना चाहो वैसे रहो। वैसे भी मैंने देवर जी को बच्चे की तरह पाला है, तो मेरे लिए तुम एक बेटी की तरह ही हो। बड़ी बहू ने 6 साल बाद बड़ी चालाकी से अपने सास के पहले प्लान को फेल कर दिया। जब उसको ये पता चला सास को कि अब वो नहीं जा रही है और बड़ी बहू अपना बड़ा कमरा उसको दे रही है, तो सास के परखच्चे अपनी एक चालाकी से बहू ने 2 काम कर दिए। एक तो उसने सास ससुर और नंद की प्लानिंग की बैंड बजा दी थी, और दूसरा अपने शब्दों के जाल में इस हद तक उसने अपने देवर देवरानी की तरफ फेंका कि देवर देवरानी भी उसके मुरीद हो चुके थे। अब घर में सास से ज़्यादा या सास से पहले बड़ी बहू को मालकिन की तरह दोनों के दोनों पूजते थे। बड़ी बहू को सताने के चक्कर में 55 साल की औरत, जिसने खुद को बूढ़ा मान करके सब कुछ अपनी बहू के सर पे इस हद तक थोप दिया था कि अब उसे काम करने से कभी भी वो जी नहीं चुराती थी। पर सास की अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने छोटे बेटे को मनाने के लिए 2 रोटी भी या किसी उसकी पसंद का चीज़ बना सके, क्योंकि अब वो आलस की पुड़िया हो चुकी थी। उसने बैठे बैठे सिर्फ दिमाग और ज़बान ही चलाया था, जिसके ऊपर पूरी तरीके से बड़ी बहू ने फ्लश कर दिया था। बड़ी बहू ने अपने स्वभाव, खिलाने पिलाने की आदत, चुप रहने की कला और इतने साल सब्र में जो उसके अंदर घुट रहा था, उसको हथियार बना करके अब उसने छोटे देवर और देवरानी को तैयार कर दिया था। चुप तो वो आज भी रहती थी, पर अब ऐसा कर दिया था कि वो अब उन दोनों से बुलवाती थी। अब सास और ससुर उस घर में कैदी के जैसे हो चुके थे। अब बहू पूरी ईमानदारी से काम तो करती थी, उस घर को पूरी तरीके से बड़ी बहू संभालती थी, लेकिन एक सुकून था। अब उसके आगे पीछे सास ससुर या नंद आकर के भौंकने की हिम्मत नहीं करते थे। तो ये था आज का किस्सा। आप, मैं, हम सबको आंटी बोल करके एक विदेशी नाम दे करके हमें कोना कर दिया जाता है। हमें ऐसे देखा जाता है जैसे कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है इस दुनिया में। है, और ये इन कहानियों के द्वारा मैं आपको बताती हूँ कि वजूद है। कितना संघर्ष है एक घर के लिए, एक औरत की ज़िंदगी में। ये मैं अपनी कहानियों में लेकर के आती हूँ। अगर आपको कहानियाँ पसंद आई हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए।